हेलो, वेलकम बैक। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो कल की ही क्लास का एक कंटिन्यूइंग टॉपिक है। बट टॉपिक भी ना बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि कल जो हमने कॉन्सेप्ट्स कवर अप किए थे उसी से कनेक्टेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आता है तो किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। तो आज हम उसी टॉपिक से कनेक्टेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वी विल कवर अप अराउंड 2 क्वेश्चंस ऑफ द सेम टॉपिक जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर अप किया था। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। तो एज यू सी देर इज अ क्वेश्चन अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन, एक बार चेक कर सकते हो आप। तो क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें क्या बोलता है बेटा, इट सेज कि LMN 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है इक्वल प्रोपोर्शनेट, मतलब 1:1:1। बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको 31 मार्च को 2016 में और उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में देखो एक बार लाइबिलिटी साइड पे देयर इज ओनली वन आइटम विच इज डिस्ट्रीब्यूटेबल, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। अमाउंट है उसका 42,000 रुपए। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलती है तो झगड़ा होता है इसके ऊपर। तो देखेंगे इसका क्या करना है। एसेट साइड पे एज सच कोई आइटम अवेलेबल नहीं है जिसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े। नीचे आ जाते हैं सीधा। पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है कि अगला साल जब स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2016 से हम क्या करने वाले हैं, हम अपने प्रॉफिट्स को शेयर करने वाले हैं 4:2:1 की रेशियो में। और इस पर्पस के लिए हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि होगी 2 ईयर परचेज के बेसिस पे ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे और उसी बेसिस पे कैलकुलेट कर लोगे गुडविल, जिसके लिए मुझे 4 सालों के प्रॉफिट्स की जरूरत पड़ेगी जो नीचे ऑलरेडी गिवन है, मेंशन है सारी चीजें। नीचे एक और इन्फॉर्मेशन है, दे फर्दर एग्रीड दैट, इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि कुछ चीजों पे डिसीजन लिया हुआ है जिस पर क्या बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी इंक्रीज्ड बाय 2000। मतलब आपको एक प्रोविजन क्रिएट करना है बेटा। प्रोविजन आप जितना ज्यादा क्रिएट करोगे ना उतना आपका प्रॉफिट डाउन होता रहता है। या फिर मैं ये बोलूं प्रोविजन क्रिएट करने से डाउटफुल डेट्स का आपके डेटर्स की वैल्यू डाउन होती है। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि डेटर्स की वैल्यू डाउन हो रही है मतलब एसेट्स डाउन हो रहे हैं, तो नुकसान हो गया हमारा एक तरीके से। इसके बाद स्टॉक्स को एप्रिशिएट करना है आपको। स्टॉक्स अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका फायदा होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि स्टॉक एसेट्स होता है। 20% का फायदा हो गया। फिक्स एसेट्स की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना है। एप्रिसिएशन का उल्टा क्या होता है बेटा, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे नुकसान हो गया 10% का फिक्स एसेट्स पे। क्रेडिटर्स के अंदर बोला कि क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो 49,000 पे रिकॉर्ड की जाएगी। प्रीवियसली जो क्रेडिटर्स हमारे पास रिकॉर्डेड थे वो थे 58,000 रुपीज के, विच मीन्स देर इज अ बेनिफिट ऑफ ₹9,000, है ना। तो 9,000 का डिफरेंस नजर आ रहा है हमारे पास। क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है तो फायदा हो गया हमारे लिए। चलो जी, ये हो गया एसेट्स और लायबिलिटीज की बात। नीचे क्वेश्चन ने क्या बोला, पार्टनर्स ने डिसाइड किया है डू नॉट डिजायर टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पार्टनर्स क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनर्स कहते हैं कि हम लोग ना नई वाली वैल्यूज को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। तो बेटा अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो वहां पे समझा रखा है अच्छे से कि अगर पार्टनर्स ये बोलते हैं कि हमें नई वैल्यूज के साथ कोई कनेक्शन नहीं बिल्ड करना, हम पुरानी वैल्यूज के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब तो ये होता है ना कि अगर वो नई वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो पुरानी के साथ कंटिन्यू करेंगे। डन। तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट निकाल के उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक और पॉइंट लिखा हुआ है, दे ऑल्सो डिजायर टू लीव द जनरल रिजर्व टू लीव रिजर्व एंड सरप्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब पार्टनर्स कह रहे हैं कि भाई जो रिजर्व है ना आपके पास उसको भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखो, मतलब उसे डिवाइड मत करो। तो हमें उसे भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो पूरे क्वेश्चन में बेटा 3 चीजें मिली मुझे अभी तक जिनको आपको डिवाइड करना है या फिर एडजस्ट करना है, ये सोचना पड़ेगा इन चीजों के ऊपर। बट सबके लिए बता दिया क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली क्या क्या बता रखा है मुझे। देखो अब स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं इसको समराइज करूं पूरे क्वेश्चन को बेटा एक बार ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें मिलने वाली है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो सबसे पहली चीज मुझे इस क्वेश्चन में मिली रिजर्व एंड सरप्लस 42,000 रुपीज का। इसके अलावा क्वेश्चन ने बोला वैल्यूड गुडविल, हालांकि गिवन नहीं किया हुआ डायरेक्टली तो मुझे निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे कोई बात नहीं। उसके बाद रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, है ना, प्रॉफिट रिवोल्यूशन का, उसे भी आपको एडजस्ट करना है। देखो ये भी एडजस्ट करना है आपको, ये भी एडजस्ट करना है, ये भी एडजस्ट करना है। पता कैसे लगा सर आपको ये, तो बेटा रिजर्व के लिए क्वेश्चन है लास्ट लाइन बोला हुआ है कि आपको रिजर्व जो है ना वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखना है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि आपको डिवाइड नहीं करना है, मतलब एडजस्ट करना है, जाहिर सी बात है। वैल्यूड गुडविल वो हमेशा एडजस्ट ही होते हैं, कभी डिस्ट्रीब्यूट आप कर ही नहीं सकते। रीजन क्योंकि वो बैलेंस शीट का आइटम नहीं है, इसीलिए। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो निकलेगा उसे भी आपको डिस्ट्रीब्यूट ना करके एडजस्ट करना है। ये कैसे पता लगा, क्वेश्चन ने इसके लिए लैंग्वेज इस्तेमाल की है कि पार्टनर्स ने बोला कि रिवाइज्ड वैल्यूज को वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, मतलब वो पुरानी वैल्यूज को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो जो भी
प्रॉफिट लॉस निकलेगा मेरा रिवैल्यूएशन के बाद, उसे हम एडजस्ट करेंगे। तो बेटा तीन चीजें समझ में आती हैं, तो तीनों की वैल्यूज मुझे निकालनी पड़ेगी। और एक पॉइंट और बोला है कि उसने एंट्री मांगी है आपसे, क्वेश्चन रिक्वायरमेंट क्या बेटा, उसमें लिखा हुआ है कि जनरल एंट्री पास करो, और वो भी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के लिए मुझे इन तीनों का वैल्यू निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलो सर वैल्यू निकालते हैं एक बार। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यूड गुडविल। तो बेटा जब आप वैल्यूड गुडविल निकालोगे तो उसका अमाउंट कैसे निकालोगे, तो वैल्यूड गुडविल के लिए क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला बेटा, यहाँ पे उसने मुझे बोला हुआ कि एवरेज प्रॉफिट है आपका जो, उसे आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ, आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट के नाम पे क्वेश्चन ने मुझे डाटा दिया हुआ है, पहले साल का जो लॉस है 20,000 रुपए, इन्फॉर्मेशन में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो 20,000 रुपए का लॉस है मेरा। उसके बाद दिया हुआ है मेरे को 48,000 रुपीज का प्रॉफिट, देन उसके बाद 60,000 का प्रॉफिट, देन उसके बाद 80,000 का प्रॉफिट। तो बच्चों ये मेरे को वैल्यू गिवन है, जिसको आप डिवाइड करोगे 4 से, यू विल गेट द एवरेज प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज रुपीज इज 2 ईयर्स। तो यहाँ कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एवरेज प्रॉफिट की 42,000 रुपीज की, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 84,000 रुपीज का बेटा क्या आ गया, गुडविल वैल्यूड वाला। तो सर ये वैल्यू भी निकाल ली हमने कितनी, 84,000 रुपीज की, परफेक्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। तो हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर लॉस, क्योंकि प्रॉफिट या फिर लॉस कुछ भी आ सकता है ना बेटा, हमें तो पता नहीं, अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट ही कर रहे हैं हम लोग। तो एक बार चेक करते हैं, तो प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा ये कैसे पता लगेगा, तो ये भी क्वेश्चन में देख लेंगे अभी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले पॉइंट में उसने मुझे बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आपको इंक्रीज करना है, कितने रुपए, 2,000 रुपए। तो मैंने बताया था अभी कि आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजन आप इंक्रीज करोगे तो डेटर्स की वैल्यू पे इफेक्ट आएगा, दैट इज नेगेटिव। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज करना है, अप्रिशिएट करना है, मतलब इंक्रीज इन स्टॉक। तो ये वैल्यू है मेरे पास 1,80,000 का 20%, दैट इज 36,000 रुपए का अमाउंट आ गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाना है फिक्स एसेट्स पे, तो फिक्स एसेट्स पे जब डैप लगेगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो बेटा वैल्यू कम हो जाएगी मेरी कितनी, 22,000 रुपए की, तो ये भी नुकसान हो गया। उसके बाद एक फायदा होगा मेरा क्रेडिटर्स का, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी जब डिक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात है बेटा मेरा फायदा होगा यहाँ पे। तो फायदा कितना होगा बेटा, यहाँ पे 9,000 रुपए का वैल्यू का बेनिफिट हो गया मुझे यहाँ पे। तो बेनिफिट सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद अब जो मेरा ये आंसर आ रहा है ना, ये मेरा आ रहा है बेटा पॉजिटिव आंसर आ रहा है। पॉजिटिव आंसर आने का मतलब क्या होता है कि हमारा यहां पर बेनिफिट है। अब कितने रुपए का बेनिफिट मेरा नजर आता है, तो यहां पर मेरा बेनिफिट नजर आता है बेटा ये 21,000 रुपए का मेरा पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये मेरा कितना आ गया, 21,000 रुपए। तो बेटा 3 आइटम मेरे पास हो चुकी हैं और तीनों आइटम की मैंने कैलकुलेशन कर ली है। अब आ जाते हैं सीधा अगले पार्ट पे। तो बेटा थर्ड जो पॉइंट आएगा मेरे पास वो क्या निकालेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ नेट एडजस्टेड अमाउंट। अब बेटा ये आपको क्यों निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसने मुझे बोला है कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करो और उसके बाद आपको जो भी करना है वो सब उसी में करना है। ओके, तो देखते हैं एक बार। सबसे पहला पार्ट, जब आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करोगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वैल्यू निकालेंगे, उसकी कैसे निकालेंगे हम वो भी देख लेते हैं। तो देखो 3 चीज एडजस्ट करने के लिए उसने मुझे बोला है। सबसे पहला रिजर्व एंड सरप्लस, जिसका अमाउंट है बेटा 42,000 रुपीज। तो ये पैसा आप पार्टनर्स को देने वाले हो तो इसीलिए प्लस करेंगे। वैल्यूड गुडविल तो वैसे भी एसेट्स ही है, तो पार्टनर्स का ही पैसा है वो, तो उसे भी एडजस्ट करोगे आप, विच इज 84,000 रुपीज। देन उसके बाद एक आइटम और, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया तो वो भी पार्टनर्स को आप देने वाले हो, तो ये भी हम प्लस करेंगे, अमाउंटिंग रुपीज 21,000 रुपए। फाइनल अमाउंट विच इज 1,47,000 रुपीज का आ गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, नेट एडजस्टेड अमाउंट। तो बेटा ये हो गया मेरा नेट एडजस्टेड अमाउंट। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं इसके बाद, फोर्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब निकालेंगे हम लोग, बिकॉज एडजस्टेड अमाउंट तो मिल गया, अब इसको एडजस्ट किस में करेंगे, एडजस्ट करते हैं हम लोग सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर के हिसाब से। तो यहाँ पे आप निकालोगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या फिर गेन शेयर, जो भी पार्टनर्स का होगा उसके अकॉर्डिंग। अब सर ये तो बहुत इजी वाला पार्ट है, ये तो आपने काफी बार करा दिया है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, बिकॉज सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट नहीं होगा इसके बिना। तो आप क्या निकालना है, पार्टनर ओल्ड माइनस में न्यू। तो बच्चों पार्टनर्स का नाम एल, एम और एन, ओल्ड रेशियो थे इक्वल, मतलब 1/3, 1/3 एंड 1/3, माइनस माइनस माइनस। न्यू रेशियो के हिसाब से 4/7, 2/7 और ये हो गया बेटा 1/7। एलसीएम लोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 21 एज एन एलसीएम 21। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको यहाँ वैल्यू प्लेस करनी है, तो 7 1 जा 7 और ये 12, तो ये हो गया बेटा माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 1,
और ये हो जाएगा प्लस का 4। तो बेटा ये आपका जो है माइनस आ रहा है, जो गेन कर रहा है, जो सेक्रीफाइस आता है वो पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। डन। तो बेटा इतना क्लियर है सारा? ठीक है जी। तो चलो सर ये तो ऑलरेडी क्लियर है। अब इसके बाद जो अगला पार्ट आता है बेटा वो आती है सीधा जनरल एंट्री। तो बेटा जनरल एंट्री कौन सी बड़ी बात है? तो जब भी आप जनरल एंट्री प्लेस करोगे तो जनरल एंट्री प्लेस करने के लिए फॉर्मेट बनाओगे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ही आप एंट्री प्लेस करोगे। तो डेट हमारे पास इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनने वाली है? 2016 1/4 को। तो बेटा डेट हमारे पास जो आई उसके अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मेट क्रिएट किया अपना, और अब एंट्री प्लेस करनी है आपको। एंट्री बेटा कैसे प्लेस करोगे अब आप? तो एंट्री प्लेस करते टाइम क्या सिखाया था मैंने आपको? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो देयर आर टू पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सिंगल पार्टनर गेन कर रहा है, तो जो गेनिंग है उसे हम डेबिट कर देंगे एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू करेंगे, बिकॉज यहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए मान लेते हैं, और यही हम लोग यही अजम्पशन लेते हैं। ओके, अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट के लिए। तो बेटा एडजस्टमेंट करते टाइम आपके पास एडजस्टेड वैल्यू क्या है? एडजस्टेड वैल्यू है 1,47,000 रुपीज की। तो 1,47,000 रुपीज को ही आप एडजस्ट करोगे, और एल का जो अमाउंट है वो कितना है बेटा? ये है 5/21। तो यहां पे आ जाएगी वैल्यू 5/21। एम का जो है वो है 1/21, तो 1/21, और ये हो गया मेरा 4/21। तो बेटा ये वैल्यू आएगी आपकी कितनी? 35,000 रुपीज, और ये आएगा 7,000 रुपीज, और ये आ जाएगा बेटा आपका 28,000 रुपीज। हो गया आपकी जनरल एंट्री भी कवर। बढ़िया है। चलो जी, अब क्वेश्चन का यहां तक तो एक पार्ट ये था। अब इसके बाद एक पार्ट और है क्वेश्चन का, जिसमें उसने मुझसे क्या डिमांड किया है? उसने मुझसे बोला है कि बेटा रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनाओ। उसने बोला चेंज होने के बाद, मतलब जब प्रॉफिट शेयर रेशियो बदल जाएगी उसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगी उसे भी क्रिएट करो। तो चलो सर वो भी क्रिएट करते हैं। तो बेटा उसे क्रिएट करने से पहले ना, जब भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन आपसे बैलेंस शीट की डिमांड करता है तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बनाना पड़ेगा। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बहुत ईजी बनेगा इस वाले पार्ट के अंदर, क्योंकि बहुत सिंपल चीज है, क्योंकि है ही नहीं कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, देयर इज ओनली वन एडजस्टमेंट। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो बेटा बहुत सिंपल बनता है, ज्यादा कोई चीज नहीं है, बस 3 पार्टनर्स हैं, छोटा सा बनाना है बिल्कुल आपको। तो ये हमारे 3 पार्टनर्स दोनों तरफ बना लेते हैं। तो तीनों पार्टनर्स के नाम लिखोगे आप सबसे पहले, एल, एम और एन। एल, एम और एन, ठीक है। उसके बाद पहले लिखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस बीडी, व्हाट इज बैलेंस बीडी? पूरे क्वेश्चन में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो है पुरानी वाली कैपिटल। तो पुरानी वाली कैपिटल कितनी है बेटा? इसकी हो गई 2 लाख रुपए की, इसकी हो गई 1 लाख रुपए की, और इसकी हो गई बेटा 80,000 रुपए की। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपकी जो एंट्री है ये वाली, बेटा इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है बस आपको। तो लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं? एल का डेबिट साइड पे कितना वैल्यू लिखा हुआ है? 35,000 रुपए। तो इसका मतलब एल के डेबिट साइड पे 35,000 रुपए की वैल्यू रिकॉर्ड होनी चाहिए इस तरफ। बट एल को 35,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मतलब डेबिट साइड पे। तो किसके नाम से कट रहे हैं? इन दोनों के नाम से कट रहे हैं, है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? इन दोनों का नाम। कितना कितना दिया? एल के अकाउंट से कटे 7,000 रुपए और 28,000 रुपए। 7,000 रुपए इसने पे किए किसको? एम को। तो यहां लिखोगे एम्स कैपिटल अकाउंट, और 28,000 रुपए दिए इसने किसको? एन को। तो ये आ गया एन कैपिटल अकाउंट। बाकी सब डैश डैश डैश, खत्म काम। उसके बाद इस तरफ ये एम और एन, इनके क्रेडिट साइड पे वैल्यू कितनी लिखनी है आपको? 7,000 और 28,000 रुपए। तो यहां लिखोगे बेटा आप 7,000 रुपए, और ये लिखोगे 28,000 रुपए। अब ये इनको पैसा मिला, कहां से मिला? एल से मिला। तो बेटा यहां लिखोगे बाय एल कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट, देयर इज ओनली वन एडजस्टमेंट एंट्री, उसी को ही आपको एडजस्ट करके कैपिटल बैलेंसेस निकाल लेने, खत्म हो गया मेरा काम। तो बेटा ये वैल्यू हो गई 1,08,000 रुपए की, ये हो गई 1,07,000 रुपए की। इसका वैल्यू कुछ चेंज हुआ नहीं था, 2 लाख रुपए सेम एज इट इज। तो यहां भी मेरे पास आ जाएगा 2 लाख रुपए, क्योंकि बड़ी वाली साइड आती है नीचे हमेशा। तो ये भी आ गया मेरे पास, और ये आ गया मेरे पास 1,08,000। अब आपको अगला पार्ट क्या करना है? दैट इज बैलेंसिंग फिगर। जैसे आप 11th क्लास में सीख के आए हो ना अभी, कैश बुक वगैरह करते थे, सेम वैसे ही करना होता है। तो देखो इन दोनों तो कुछ है ही नहीं, तो सेम आ जाएगा एज इट इज यहाँ पे 1,08,000, 1,07,000, और इसमें से 35,000 माइनस करने हैं। तो 35,000 माइनस करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1,65,000 रुपए, मतलब 1,65,000 रुपीज। अब आप बैलेंस शीट बना सकते हो। तो बेटा जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में क्या करना है आपको? देखो, तो बैलेंस शीट में आपको सिंपली जो साइड्स हैं उसे मेंटेन करो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखो, ठीक है बेटा। ये होती है डेबिट साइड, और ये होती है मेरी क्या? ये होती है क्रेडिट साइड। अब ये बैलेंस शीट कब बना रहे हो आप? ये बैलेंस शीट बना रहे हो आप एज ऑन 1/4/2016 में, ठीक है। तो देखो बैलेंस शीट बनाते टाइम क्या करना है आपको? पुरानी वाली वैल्यूज को चेक करना है बस। तो पुरानी वाली वैल्यूज के हिसाब से देखा जाए, जो क्रेडिटर्स हैं मेरे वो कितने रुपए के हैं? हालांकि क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस तो हुए थे,
बट हमें वो रिकॉर्ड नहीं करने हैं। हमें क्या करना है, 58,000 रुपीज का क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखना है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू को क्वेश्चन ने बोला था डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो रिजर्व एंड सरप्लस एज इट इज 42,000 रुपीज। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को हम लोग चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अब आपके नए वाले कैपिटल रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो नए वाले मतलब ये वाले कैपिटल्स, मतलब इसका कैपिटल कितना हो गया, 1,65,000 रुपीज, 1,70,000 रुपीज एंड 1,08,000 रुपीज। बट टोटल बेटा सेम रहेगा यहाँ पे 3,80,000 रुपए का। रीजन, पूरे क्वेश्चन में 35,000 रुपए का लेन देन हुआ है। 35,000 रुपए डेबिट साइड पे है, 35,000 रुपए क्रेडिट साइड पे है। तो नेट इफेक्ट जो था वो इसी में एडजस्ट हो चुका है ऑलरेडी। किसी का बढ़ गया, किसी का कम हो गया, दैट्स इट। अब आ जाओ इस तरफ, कैश का बैलेंस। तो बेटा कैश में पहले भी मेरे पास 8,000 रुपए ही पड़े हुए थे, अभी भी 8,000 रुपए रहेंगे। डेटर्स की वैल्यू पहले थी मेरे पास 75,000 रुपीज की, अभी भी 75,000 रहेगी। प्रोविजन फॉर डीडी में क्वेश्चन ने चेंज करने को बोला था, लेकिन उसने उसे एडजस्ट करवा दिया, तो हमारे पास डेटर्स की वैल्यू रहेगी 72,000 रुपीज की। उसके बाद अगला है मेरे पास स्टॉक और फिक्स एसेट्स। तो स्टॉक में भी चेंजेस हुए थे, बट हमें उसे रिकॉर्ड नहीं करना, तो वैल्यू सेम एज इट इज। फिक्स एसेट्स की वैल्यू एज इट इज सेम रिकॉर्ड करेंगे बिना किसी चेंज के, बिकॉज पार्टनर्स ने डिसाइड ही किया हुआ है कि नई वैल्यूज को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। ओके, और नया कोई एसेट्स हमारे पास था नहीं, तो जो बैलेंस आएगा आपका जो पहले आ रहा था एग्जैक्टली सेम ही आने वाला है। मतलब 4,80,000 रुपये पहले भी था और 4,80,000 रुपये अभी भी आएगा। तो ये हो गया बेटा मेरा इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन विदाउट एनी मिस्टेक। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो राइट इट डाउन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक बार देख सकते हो। तो क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली बोले तो सेम एडजस्टमेंट्स काइंड ऑफ चीजें दी हुई हैं, बट हाँ एक क्वेश्चन और करेंगे तो टॉपिक जो हमारा था थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। डाटा में क्या गिवन है एक बार देखो, XYZ तीन पार्टनर्स है हमारे पास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है इसके अंदर 5:3:2 का। बैलेंस शीट दी हुई है। अब बैलेंस शीट के अंदर देखो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन से हैं बेटा, केवल आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम पे फोकस करना होता है, क्योंकि उन पे ही झगड़ा होता है। लाइबिलिटी साइड पे एक भी आइटम नहीं है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, ठीक है। एसेट साइड पे भी कोई आइटम नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन वाला। अब नीचे आते हैं, 1 अप्रैल 2019 में ये लोग डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगी वो इनकी होगी 3:3:1 की, दैट्स अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन पर इनका बातचीत हो रखा है। पहला पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाली थी। इस क्वेश्चन में हम सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने वाले हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस प्रॉफिट गुडविल निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अब एवरेज प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है अगर मैं सुपर प्रॉफिट से निकालता हूं, तो क्वेश्चन ने मुझे पहले से दे दिया है। और नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए होता है, तो क्वेश्चन ने नॉर्मल प्रॉफिट भी दे दिया मुझे। ठीक है, आगे बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब प्रोविजन ऑन डेटर्स जो आपके पास अवेलेबल है ऊपर 6,000 का, वो रिड्यूस करना है। पिछले क्वेश्चन में इंक्रीज करना था, रिड्यूस का मतलब आपको कम करना है। तो प्रोविजन अगर आप कम करोगे तो वहां पे आपका बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि डेटर्स की वैल्यू उसमें बढ़ जाती है। क्योंकि देखो पूरा पिछले साल पहले कितना था, 6,000 था, अभी आप 2,000 कम करोगे तो 4,000 रुपये रह जाएगा। तो इसका मतलब आपका 4,000 रुपये रिकॉर्ड करोगे प्रोविजन, तो आपके डेटर्स की वैल्यू कितनी होने वाली है बैलेंस शीट के अंदर, 56,000 रुपीज माइनस 4,000 दैट इज 52,000 रुपीज। तो बेनिफिट हुआ ना, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। उसके बाद स्टॉक जो है उसकी वैल्यू है जो आपके पास 10% से इंक्रीज हो जाएगी आपकी, यहाँ भी बेनिफिट हो गया। मशीनरी की जो वैल्यू है वो रह जाएगी 1,00,000 रुपए। पहले कितनी थी बेटा, पहले थी 1,54,000 रुपीज। अब 1,54,000 को आप रिकॉर्ड करोगे एज 1,00,000 रुपीज। इट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस। तो लॉस मतलब 54,000 रुपीज का नुकसान हो गया। इसके बाद एक आइटम है 3,000 रुपए का जो इंक्लूड हो रखा है सेंड्री क्रेडिटर्स के अंदर, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। मतलब अब कोई भी पार्टनर, कोई भी बंदा इस अमाउंट को लेने के लिए नहीं आ रहा, मतलब कोई क्लेम नहीं कर रहा। तो नुकसान नहीं है बेटा, ये आपका बेनिफिट हो गया, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो जाएगी हमारी। इसके बाद पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया, पार्टनर्स ने डिसाइड किया हुआ है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टर्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब पुराने क्वेश्चन की तरह पिछले क्वेश्चन में भी क्या था कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की नई वैल्यू आएगी, अल्टर्ड वैल्यूज को बोला जाता है, मतलब न्यू वैल्यूज, रिवाइज्ड वैल्यूज, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। मतलब वो एडजस्ट करना चाहते हैं जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा रिवैल्यूएशन का। तो चलो वो भी निकाल लेंगे। उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन ने, पास एन एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ द अबव एंड प्रिपेयर अ रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन की डिमांड सेम ही है बेटो, तो क्या क्या चीजें हैं, तो चलो निकालते हैं। एक बार सेम काम करना है, बस आपको यहाँ पे क्या निकालनी पड़ेंगी, दो चीजें निकालनी पड़ेंगी बेटा। तो आ जाओ बोर्ड के ऊपर जरा। तो चलो
आगे हम लोग बोर्ड पे अपने, अब देखते हैं हम लोग अपनी पास चीजें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो अब सॉल्यूशन करने वाले हैं उसमें देख लो डाटा क्या क्या गिवन है। तो बेटा यहाँ पे ओल्ड रेशियो मेरे को कितनी गिवन थी, 5:3:2। न्यू रेशियो के लिए क्वेश्चन ने मुझे बोला बेटा 3:3:1। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम के नाम पर कोई वैल्यू नहीं है, बट हाँ वैल्यूड गुडविल है हमारे पास, तो वो निकालना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन का बेटा प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा पता नहीं, तो निकाल लेंगे अभी। ठीक है, इतना आइटम है, हमें इन दोनों को एडजस्ट करना है, मतलब ये तो एडजस्ट होता ही होता है मेरा, इसे भी मुझे एडजस्ट करना है, मतलब दोनों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। बट पिछले क्वेश्चन में 3 वैल्यूज थी, उसमें रिजर्व भी था एक, अब इस क्वेश्चन में तो वो है नहीं, तो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो और अच्छा हो गया है ना। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पास वैल्यूड गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलो वैल्यूड गुडविल, तो बेटा वैल्यूड गुडविल कैसे निकलती है आपकी, इस वाले मेथड में उसने क्या बोला है मुझे, उसने मुझे बोला एवरेज सुपर प्रॉफिट वाला मेथड यूज करोगे आप। तो एवरेज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बेटा ये जो वैल्यू है आपके पास, अब एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका, एवरेज सुपर प्रॉफिट ये निकालने का तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में ना आपको ऑलरेडी गिवन किया हुआ है, जो कि हमारे पास कितना है, चेकआउट कर लेते हैं बेटा, वो है आपके पास 2 ईयर्स, अगेन सेम। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है ये भी गिवन किया हुआ है सर, तो ये है मेरे पास 1,08,000 रुपए का, और नॉर्मल प्रॉफिट की बात करूं तो ये है मेरे पास 66,000 रुपीज का, मल्टीप्लाई बाय 2। एंड जो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे बेटा वो निकल के आने वाली है सेम 42,000 रुपीज का, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो बेटा सेम आई है पिछले क्वेश्चन की तरह एकदम एग्जैक्टली 84,000 रुपीज का। ठीक है, तो वैल्यूड गुडविल आ गई मेरे बच्चों। सब सेकंड आइटम पे आ जाओ। सेकंड आइटम क्या निकालना है मुझे, यहाँ निकालना है मुझे कैलकुलेशन ऑफ रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर लॉस। तो एक बार चेक करते हैं, इसके डाटा ही मेंटेन करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कैसे निकालेंगे बच्चों, ये निकालेंगे पर्टिकुलर हो गया और ये आपका हो गया रुपीज। अब चेक करते हैं, तो सबसे पहली आइटम था मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब डीडी। अब यहाँ पे मेरे को 2,000 का फायदा हुआ था, क्वेश्चन ने बोला था कि 2,000 रुपये कम करना है, तो बेनिफिट हो गया, मतलब प्लस करेंगे। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करनी है आपको, तो यहाँ लिखोगे इंक्रीज इन स्टॉक विच इज 10%, तो 10% से इंक्रीज करोगे तो वैल्यू आती है बेटा आपकी 28,000 रुपये, तो ये इंक्रीज हो गया, फायदा हो गया इसके अंदर। फिर उसके बाद मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस करनी है आपको, तो डिक्रीज हो जाएगी बेटा आपकी यहाँ पे वैल्यू, डिक्रीज इन मशीनरी, कितना डिक्रीज होगा बच्चों, 54,000 रुपीज। एंड क्रेडिटर्स की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, लेकिन क्रेडिटर्स में तो बेनिफिट हो गया आपको, कितने रुपए का बेनिफिट होगा बच्चों, क्रेडिटर्स के अंदर क्वेश्चन ने बोला कि 3,000 रुपए का अमाउंट ऐसा इंक्लूड है जो आपको अब पे नहीं करना, तो ये बेनिफिट हुआ। तो देयर इज ओनली वन लॉस, दैट इज 54,000 रुपीज। बस अब इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, अब इसके बाद आपको बस बैलेंस कर लेना, तो बैलेंस करके जो वैल्यू आपकी बचेगी वो आपका प्रॉफिट या फिर लॉस निकल के आ जाएगा। ओके, एक बार चेक कर रहे थे सारी वैल्यूज कितनी कितनी है हमारे पास। प्रोविजन फॉर डीडी रिड्यूस्ड बाय 2,000 रुपीज, तो प्रॉफिट हुआ हमारे पास ये। उसके बाद स्टॉक 10% के बेसिस पे लगाओगे तो 28,000 रुपए का यहाँ प्रॉफिट हो गया, ये हमारा लॉस हुआ बिकॉज डिक्रीज की है वैल्यू। और क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा, 3,000 रुपए का अमाउंट है। चलिए सर ये होंगी सारी चीजें, तो मेरे पास ये वैल्यू आती है 33,000 रुपए, 33,000 माइनस 54,000 रुपीज। तो बच्चों इसका भी सेम आ रहा है, बट पिछले क्वेश्चन में बेटा प्रॉफिट आ रहा था, इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है आपका, ये लॉस आ रहा है। तो लॉस कैसे पता लगा, बिकॉज ये वैल्यू जो आ रही है नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये लॉस हो गया मेरा, यहां लिखोगे आप लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। परफेक्ट, चलिए सर तो ये तो हो गया हमारे पास। अब आ जाओ आपके पास अगले पार्ट पे, दैट इज आपको क्या निकालना है, नेट एडजस्टेड अमाउंट। तो बेटा नेट एडजस्टेड अमाउंट कैसे निकालोगे अब आप, तो नेट एडजस्टेड अमाउंट निकालने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या क्या है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग, क्या पहला चेकआउट करेंगे पर्टिकुलर, देन उसके बाद रुपीज। ठीक है, तो बच्चों देखो सबसे पहला वैल्यूड गुडविल हमारे पास अवेलेबल है, तो वैल्यूड गुडविल पार्टनर्स को दी जाती है विच इज 84,000 रुपीज का अमाउंट है ये, है ना। उसके बाद लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ तो ये माइनस करेंगे आप और ये प्लस करोगे, तो यहाँ पे 21,000 रुपए का मेरे को लॉस हुआ है, तो ये माइनस करना पड़ेगा आपको। तो फाइनली जो अमाउंट बचेगा विच इज 63,000 रुपीज का, तो बेटा ये आ गया नेट एडजस्टेड अमाउंट। तो इसे आप एडजस्ट करोगे, एंड फॉर द एडजस्टमेंट जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था, सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग शेयर, तो यहां भी निकालोगे आप सेक्रीफाइस या फिर गेन शेयर। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगी मेरी वैल्यू पर्टिकुलर, और यहाँ पे आप निकाल सॉरी यहाँ लिखोगे आप पार्टनर्स, लिखोगे आप रेशियो निकाल रहे हो ना बेटा, तो यहाँ क्या लिखोगे आप पार्टनर ओल्ड माइनस में न्यू,
तो यहाँ क्या कौन कौन पार्टनर्स थे मेरे, एक्स वाई और जेड। तो बेटा ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था, 5/10, 3/10 एंड 2/10, माइनस माइनस माइनस। तो नया रेशियो क्या है बेटा आपका, नया रेशियो है 3/7, 3/7 एंड 1/7। एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आएगा बेटा आपका 70, बिकॉज 70 क्यों आ रहा है, 10 और 7 किसी भी नंबर में साथ में नहीं आते, इसलिए 70 एलसीएम हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेशन आप करोगे तो कितना आएगा, 35 माइनस में 30, अगेन 5 आएगा ये आपका पॉजिटिव का। उसके बाद 21 माइनस में 30, तो 21 माइनस में 30, तो बेटा ये आएगा माइनस का 9। उसके बाद यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 14 माइनस में 10, इसका मतलब प्लस का 4। तो बेटा ये जो पॉजिटिव आ रहे हैं आपके, ये सेक्रीफाइस करेंगे दोनों, और बेटा ये आपका गेन करेगा। चेक भी कर सकते हो, माइनस का 9 और प्लस का 9, इसका मतलब सही आ रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पार्ट में हमने क्या सीखा था, अगले पार्ट में आपको करनी है बेटा सिंपल जनरल एंट्री। तो जब जनरल एंट्री करते हो तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था जैसे, इसको एक काम करते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं दिखेगा नहीं आपको, तो बेटा यहाँ से हटा के इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। अभी एंट्री प्लेस करते हैं इसकी, ओके। तो एंट्री कैसे बनानी है बेटा, एंट्री सेम वैसे ही आपको बनानी है जैसे आपने पहले बनाई थी, एग्जैक्टली कोई चेंज नहीं करना है एंट्री बनाते टाइम। तो चलो बेटा एंट्री बना लेते हैं। तो बेटा एंट्री कैसे बनेगी आपकी, तो 5th पॉइंट है आपके पास जनरल। तो जनरल में आप एंट्री प्लेस करोगे, एंट्री के लिए वर्किंग नोट्स तो बनाने की जरूरत है नहीं, बिकॉज आपके पास सारी चीज़ें तैयार है, आपका रॉ मटेरियल रेडी है। एंट्री करो सीधा सीधा डेबिट, और ये हो गया मेरा क्रेडिट। तो ये हो गया बेटा पर्टिकुलर, ये हो गया डेट, और इसके हिसाब से जो भी आपके पास डेट अवेलेबल है, जिस डेट पे चेंजेस कर रहे हैं बेटा, चेंजेस कर रहे हैं 1 अप्रैल 2019 में, 2019 1/4 को। तो बेटा एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी आपकी जो गेन कर रहा है उसे डेबिट करोगे आप, तो यहाँ पे वाई आपका डेबिट हो जाएगा, तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एक्स एंड जेड, तो ये दोनों अकाउंट आपके कैपिटल डेबिट कर देंगे आप। उसके बाद अमाउंट कितना है बेटा एडजस्ट करने के लिए, बेटा अमाउंट एडजस्ट करने के लिए है मेरे पास ये 63,000 रुपीज। पिछले क्वेश्चन में था 1,47,000, तो यहाँ पे 63 है, तो 63 सब में लिखेंगे पहले हम ऑलरेडी, 63 63 63 सब में मेंशन किया मैंने। उसके बाद मल्टीप्लाई किसमें करोगे, वाई को मेंटेन करोगे आप इसमें 9/70 से, सेम एक्स को कैसे करोगे आप 5/70 से, फिर उसके बाद z को करोगे आप 4/70 से, तो 4/70 सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है बेटा, ये आएगा मेरा 0 से 0 कटा, तो मेरा वैल्यू आ रही है ये 900, 900 इंटू में 9 8100, तो 900 इंटू में 5 4500, 900 इंटू में 4 3600। तो ये मेरा सारी चीजें एडजस्ट हो गई। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड वैल्यूड गुडविल एडजस्टेड। तो ये बेटा ये 3 चीजें मैंने एडजस्ट कर दी इस एंट्री के अंदर, हो गया हमारा काम। अब बेटा अगला जो पार्ट है मेरा वो है, क्वेश्चन ने बोला रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनाओ। तो बेटा रिवाइज्ड बैलेंस शीट कब बनाओगे आप, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना पाओगे, जैसे पिछले क्वेश्चन हमने बनाया था, तो सेम उसी को यूज करते हुए हम बनाते हैं अपने पास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ओके, तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो वो कौन सी बड़ी बात है, हमने लास्ट टॉपिक अभी क्वेश्चन कवर किया है, जैसा उसमें बनाया था सेम वैसा ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा आपके पास। तो बेटा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आप यहां मेंटेन करोगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो बनाने के लिए क्या करना है आपको, सेम काम, 3 पार्टनर्स हैं तो छोटा सा पार्ट, 3 कॉलम बनाओगे आप दोनों साइड पे। तो ये मेरे यहां से होगा 3 कॉलम, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ये कॉलम आपका हो गया पर्टिकुलर्स का। तो सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी है दोनों की, तो बच्चों ओपनिंग कैपिटल की बात करूं, सभी पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ मुझे दे रखी है, दैट इज 280 280 और 1 लाख। तो ये हो गया मेरा 2,80,000 रुपीज, और ये भी 2,80,000 रुपीज, और ये हो गया मेरा 1,80,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, सब कुछ गिवन है, सॉरी 1 लाख रुपीज है लास्ट वाला, तो ये मेरा है 1 लाख रुपीज का अमाउंट। ओके ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस अकाउंट इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। तो लेजर पोस्टिंग कैसे करना है, सेम वैसे ही, वाई का जो अकाउंट है वो डेबिट साइड पे आ रहा है, इसका मतलब वाई के अकाउंट में डेबिट में इतना वैल्यू आना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू कहां से आ रहा है, इन दोनों से मिल रहा है, तो इन दोनों की वजह से डेबिट हो रहा है। इसका मतलब दोनों के नाम से लिखा जाएगा, मतलब एक्स और जेड। वाई के कॉलम में 45 और 36 हो गया हमारा काम। इस तरफ एक्स और जेड के कॉलम में क्रेडिट साइड पे वैल्यू प्लेस करो, तो क्रेडिट साइड तो ये होती है मेरी, तो दोनों के कॉलम में वैल्यू प्लेस करनी है आपको, 3600 और 4500 रुपए। तो इसका मतलब
ये पैसा इन्हें वाई से मिला है, और इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब वाई के पैसे कट रहे हैं। तो क्यों कट रहे हैं, क्योंकि इसने एक्स को दिए इतने और जेड को दिए 3600। तो ये बेटा ये भी हमारे पास काम हो गया। अब अगला पार्ट क्या है आपका, अगला पार्ट बहुत सिंपल है सर, दैट इज बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग तो हमने पहले भी सीखी हुई है 11th क्लास में। तो बेटा बैलेंस करो तो बैलेंस कितना बचेगा, ये बचेगा 1,03,600, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं तो ये एज इट इज, और ये बचेगा 2,84,500 सेम एज इट इज। इधर भी लिखोगे आप 1,03,600, 2,80,000 रुपए, उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी 2,84,500। अब आपको क्या करना है, इधर बैलेंसिंग फिगर में बैलेंस कैरी डाउन। तो जब आप बेटा बैलेंस कैरी डाउन लिखोगे तो देखो एक्स और जेड का तो सेम आएगा 1,03,600, और इसका भी सेम आएगा। चेंजेस कहां पे आएंगे, चेंजेस आएंगे केवल इस वाले कॉलम में। कितना आने वाला है, इसमें से आप इतना माइनस कर दो, मतलब 8100 माइनस कर दो, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 लाख 2 लाख। तो ये बच्चों ये आ जाएगा आपका 2,71,900 रुपीज। तो माइनस करके मेरी ये वैल्यू आ जाती है। हो गया मेरा बैलेंस शीट कवर, पार्टनर्स कैपिटल कवर। अब हम इजीली बैलेंस शीट कवर कर सकते हैं। तो बेटा बैलेंस शीट बनाते टाइम क्या करना है, सेम वही काम जो हमने पहले किया था। तो बच्चों सेम वही काम मतलब आपको एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस नहीं करने हैं। जैसे क्वेश्चन ने मुझे बोला था लास्ट में कि आपको चेंज नहीं करना है। अब नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है। तो पुरानी वैल्यूज के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो बच्चों क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या है, क्रेडिटर्स आपके पास पहले था टोटल 44,000 रुपीज का, तो आप अभी भी 44 ही लिखोगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये मुझे गिवन है 10,000 रुपए का, बिना किसी चेंज के सेम एज इट इज। बस कैपिटल अकाउंट में आपने सारे अकाउंट्स सारे एडजस्टमेंट वगैरह किए थे, इसीलिए कैपिटल अकाउंट्स की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, जो कि नई वाली ये रिकॉर्ड की जाएंगी सारी। तो ये रिकॉर्ड करोगे फाइनल अमाउंट, तो ये आ जाएगा मेरा 2,84,500, और ये आ जाएगा 271,900, और ये आ जाएगा आपके पास 1,36,000 रुपीज। तो जो डिफरेंस आने के बाद भी जो फाइनल अमाउंट बचेगा बेटा वो सेम बचेगा आपका 6,60,000, बिकॉज जो भी लेना देना था वो सब एडजस्ट हो चुका है पार्टनर्स के बीच में, इसीलिए। अब कैश इन हैंड आपके पास कितना है बेटा, कैश इन हैंड पहले जितना था उतना ही रहेगा, बिकॉज ना किसी से पैसा लिया ना किसी को दिया। सेम कैश एट बैंक, अब कैश एट बैंक जितना पहले बैंक में पैसा था उतना ही रहेगा अगेन, बिकॉज यहाँ पर भी मैंने ना किसी से पैसा लिया ना दिया। देन उसके बाद डेटर्स की वैल्यू जितनी पहले थी, पहले कितनी थी बेटा यहाँ पे आपकी 56। प्रोविजन आपका सेम रहेगा बिना किसी चेंजेस के, 6,000 रुपये, पहले भी 6 था अभी भी 6 रहेगा। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 50,000 रुपये सेम। स्टॉक की वैल्यू, मशीन की वैल्यू और बिल्डिंग की वैल्यू, किसी में भी कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं। क्वेश्चन ने मना किया हुआ है आपको कि चेंजेस नहीं करने हैं उसे, पुरानी वैल्यू के साथ ही कंटिन्यू करना है उसे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2,80,000 रुपये, 1,54,000 रुपीज एंड 2 लाख रुपए हो गया सेम आपका अमाउंट बिल्डिंग का। दैट्स इट। सब कुछ करने के बाद जब आप टोटल करोगे यू विल गेट द सेम टोटल जो पुरानी बैलेंस शीट में आ रहा था, बिकॉज हमने हर एक चीज को एडजस्ट किया है, चेंजेस तो रिकॉर्ड किए ही नहीं हमारे। तो इसका मतलब पुरानी बैलेंस शीट जैसी है वो वैसी ही नजर आएगी। ये फर्क होता है आपका अगर आप चीजों को एडजस्ट करते हो तो। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक कवर अप करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, सो सी यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। आज की वीडियो में आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज हिट एंड लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।